देखो भैया अब अपन कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ते हैं, क्या भाई, कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ेंगे तो अपन उसके दो पैरामीटर की बात करते हैं, उसके दो पैरामीटरों की बात करेंगे। एक तो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर कि उसके उष्मागतिकी पैरामीटरों में क्या परिवर्तन आ रहा है, एक उसके केमिकल काइनेटिक पैरामीटर, एक उसके क्या भी रासायनिक बलगति कारकों में क्या परिवर्तन आ रहा है। दोनों चीजों को अपन को स्टडी करना है। उससे पहले अपन बात करते हैं कि थर्मोडायनेमिक पैरामीटर में अपन क्या क्या पढ़ेंगे कि भैया उसकी एनर्जी में क्या चेंज आ रहा है, उसकी एंथैल्पी में क्या चेंज आ रहा है, उसकी गिब्स फ्री एनर्जी में क्या चेंज आ रहा है, उसके वर्क फंक्शन में क्या चेंज आ रहा है और उसकी एंट्रोपी में क्या परिवर्तन आ रहा है। ये सब चीजें अपन किस में पढ़ते हैं कि भैया अपनी रिएक्शन उसकी थर्मोडायनेमिक पैरामीटर में कौन कौन से पैरामीटर में क्या क्या परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं काइनेटिक्स की कि भैया रासायनिक बलगति पढ़ते हैं अपन, उसमें क्या परिवर्तन आ रहा है, मतलब कि उसकी अभिक्रिया का वेग क्या है कि कितनी स्पीड से हो रही है। अपन पढ़ के आते हैं ना, मध्यम रिएक्शन, तीव्र रिएक्शन और स्लो रिएक्शन, मंद अभिक्रियाएं, ये चीजें अपन ने पढ़ी है। ये चीजें पढ़ी है तो उनमें अपने को पता है कि अपन किन की मंद अभिक्रियाओं की बात करते हैं, अति मंद की बात नहीं करते। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं कि भैया रेट ऑफ रिएक्शन, कोई भी अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग क्या है, वो कितने टाइम में कंप्लीट हो रही है। उसके अलावा अपन बात करते हैं भैया उसकी कोलिजन थ्योरी। हमें संगत सिद्धांत पढ़ा है, यही पढ़ना अपने को इसके अंदर कि भैया उसका संगत कोलिजन उसकी थ्योरी क्या है। इसके बाद में अपन इसके लिए क्या बात करेंगे कि भैया अभिक्रिया की ऑर्डर क्या है, कैसे पता लगती है। आपको पता है कि एक साथ जितने सक्रिय अणुओं के टक्कर होके वो एक सक्रिय कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसी को अपन क्या कहते हैं, संगत सिद्धांत, उसकी ऑर्डर कहलाती है। ये सब चीजें पता है। अब अपन इन दोनों चीजों की स्टडी करेंगे तो हेडिंग डालेंगे थर्मोडायनेमिक्स ऑफ ए ऑर्गेनिक रिएक्शन। अपन बात करेंगे कि अभिक्रिया की थर्मोडायनेमिक्स में क्या परिवर्तन आता है, कोई कार्बनिक अभिक्रिया है उसके थर्मोडायनेमिक्स उष्मागतिकी में क्या चेंज आए। देखो भाई, ठीक है, जब अपन बात करते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो अपन एक ही फैक्टर की बात करेंगे भैया, क्या कि गिब्स फ्री एनर्जी में क्या चेंज आ रहा है भैया, क्या कि गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या भैया, गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन। भैया इससे अपने को पता चलता है कि अगर डेल्टा जी की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, और डेल्टा जी की वैल्यू कैसी है भैया, नेगेटिव। डेल्टा जी की वैल्यू अगर कैसी है, पॉजिटिव, तो ये रिएक्शन कौन सी होती है भैया, स्पॉन्टेनियस। और अगर नेगेटिव है तो कैसी होगी, अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और नेगेटिव तो नॉन स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी उल्टा लिख दिया भाई, डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, अगर नेगेटिव, डेल्टा जी की वैल्यू क्या भाई, नेगेटिव, तो स्पॉन्टेनियस, और पॉजिटिव तो नॉन स्पॉन्टेनियस। अब देखो ये बात करते हैं स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है। स्वतः प्रवर्तित, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, स्वतः प्रवर्तित, और ये अस्वतः प्रवर्तित। अब यह स्वतः प्रवर्तित और अस्वतः प्रवर्तित को कैसे देखते हैं कि स्वतः प्रवर्तित का मतलब क्या है कि भैया जो रिएक्शन खुद ही हो रही हो, मतलब इसके लिए किसी बाह्य कारक की आवश्यकता नहीं हो, अपने को बाहर से कुछ एक्सटर्नल फील्ड लगाने की जरूरत है नहीं है, खुद ही हो रही है रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। और नॉन स्पॉन्टेनियस को कि भैया ये रिएक्शन स्वतः प्रवर्तित नहीं होती, इनको बाह्य किसी कारक की आवश्यकता पड़ती है। अब देखो इसका एक फॉर्मूला है, अब यहाँ डेल्टा जी क्या है सबको पता है, चेंज गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। इसके बाद में बात करें डेल्टा एच क्या है भैया, एंथैल्पी चेंज, क्या भैया, एंथैल्पी चेंज।
जैसा कि अभी अपन बात करके आए कि भैया एक्सोथर्मिक, भैया एक्सोथर्मिक की बात की थी। एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच की वैल्यू कैसी आई थी, नेगेटिव, और एंडोथर्मिक के लिए, भैया एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच की वैल्यू कैसी आई थी, डेल्टा एच की वैल्यू कैसी आई थी भैया अपने लिए, पॉजिटिव। तो ये दोनों वैल्यू पता होनी चाहिए कि भैया एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है और एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होती है। हाँ भाई, अब अपन बात करते हैं कि यहां डेल्टा एस क्या है, एंट्रोपी चेंज, और टी क्या है भैया, टेम्परेचर। हाँ भैया, अब देखो एंथैल्पी तो समझ लोगे आपकी, अगर रिएक्शन को अपने को क्या बोला उसने, एक्सोथर्मिक बोला है। एक्सोथर्मिक का मतलब भैया उष्माक्षेपी अगर अभिक्रिया बोला है तो आप लिख दोगे कि भैया इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव और उष्माशोषी अभिक्रिया है तो डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव। आते हैं एंट्रोपी चेंज क्या होता है। एंट्रोपी क्या है, रिएक्शन की एंट्रोपी क्या है भैया, एंट्रोपी अव्यवस्था का माप होती है। ये क्या रैंडमनेस है कि अगर आप क्या करते हो कि भैया अव्यवस्था फैला रहे हो तो एंट्रोपी बढ़ रही है। जैसे कि मैं बात करूं कि अपन कहीं जाते हैं किसी प्रोग्राम में, जाने से पहले वहां क्या देखते हो आप, बिल्कुल चेयर बिल्कुल जमी हुई है, और जाने के बाद में अपन जब उठ के वहां से चले गए, अपना प्रोग्राम खत्म हो गया, फिर भैया कुर्सियों की क्या हालत होती है, वही क्या है एंट्रोपी। कि अगर मैं क्या कहूं कि मान लीजिए ये अणु है, एक रिएक्शन है, उसमें क्या कर रहा हूं कि भैया ये अणुओं की व्यवस्था क्या है, बिल्कुल रेगुलर नियमित है। और मान लीजिए रिएक्शन के बाद में क्या हो गई कि एक अणु यहाँ है, एक कहाँ है, एक कहाँ है, ये अपने अणु उल्टे सीधे बग गए, समझ लो। तो ये क्या हो गई, अनियमित व्यवस्था हो गई। या फिर मान लो पहले अनियमित थी उसके बाद में नियमित हो गई, तो क्या एंट्रोपी में चेंज आ रहा है। पहले बिल्कुल क्या थी, व्यवस्थित, तो मैं बोल दूं कि S बराबर 0 मान लेते हैं, फिर S बराबर कुछ तो मान हुआ ही, तो डेल्टा S की वैल्यू क्या आएगी भैया, पॉजिटिव। अगर क्या फैल रही है, अव्यवस्था फैल रही है, अव्यवस्था फैल रही है तो डेल्टा S की वैल्यू क्या आती है भैया, पॉजिटिव। और अपन बात करते हैं कि भैया क्या हो जाए, एकदम बिल्कुल फिक्स अरेंजमेंट हो जाए, इनका रेगुलर अरेंजमेंट हो जाए, तो यहाँ एंट्रोपी चेंज क्या होती है, एंट्रोपी में क्या आ रहा है भैया, परिवर्तन हो रहा है। एंट्रोपी के मान में क्या आ रही है, कमी आ रही है। अव्यवस्था में क्या हो रही है भाई, कमी हो रही है। इसलिए अपन क्या कह देते हैं कि यहाँ एंट्रोपी चेंज की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। ये समझ में आया भाई, एंट्रोपी क्या होता है। एंट्रोपी चेंज का मतलब क्या है कि एंट्रोपी में क्या परिवर्तन आ रहा है। एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव या नेगेटिव कब होगा। हाँ भाई, कि जैसे मान लीजिए यहां से यहां गए अपन, इस रिएक्शन के लिए क्या हो भैया, 0 थी, कुछ बढ़ गई, तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या है भैया। हाँ भाई, एंट्रोपी क्या हो रही है, खराब हो रही है, वापस बन रही है। हाँ भाई, व्यवस्थित हो रही है, अव्यवस्थित हो रहा है। क्या थी यहाँ पे, एंट्रोपी 0 थी, और यहाँ पे क्या हो गई, कुछ ज्यादा बढ़ गई, तो एंट्रोपी की वैल्यू कैसी, पॉजिटिव। लेकिन यहाँ से अव्यवस्थित से क्या हो गई, व्यवस्थित, तो क्या नेगेटिव। अब अपन बात करते हैं, एंट्रोपी चेंज होगी। अब अपन बात करते हैं इस फॉर्मूले से अपन कैसे पता लगाएं कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। देखो एक टेबल बनाएंगे, उसमें क्या लिखेंगे कि देखो डेल्टा एच की वैल्यू, डेल्टा एस की वैल्यू, और यहां पे डेल्टा जी की वैल्यू, और एक स्टेटमेंट आएगा भैया किसके लिए कि डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब मैं बात करता हूं कि एक रिएक्शन है अपनी, कौन सी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है भैया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी भैया, कौन सी रिएक्शन है अपनी, एक्सोथर्मिक, लिख देता हूं। तो डेल्टा एच बराबर क्या होगा, नेगेटिव। और मैं क्या कर रहा हूं कि भैया एंट्रोपी के मान में क्या आ रही है,
कमी आ रही है, एंट्रोपी डेल्टा एस की, सॉरी एंट्रोपी के मान में क्या आ रही है, उसके कमी आ रही है, मतलब डेल्टा एस की वैल्यू क्या है, हाँ भाई डेल्टा एस भी, उसके लिए मैं एक बार पहले नेगेटिव नहीं लेके अपन क्या लेंगे, पॉजिटिव लेते हैं कि उसकी एंट्रोपी क्या हो रही है भैया, बढ़ रही है। अपन क्या बात करते हैं कि एंट्रोपी बढ़ रही है भैया। डेल्टा एच की वैल्यू कैसी, नेगेटिव, डेल्टा एस की वैल्यू कैसी, नेगेटिव, तो टी डेल्टा एस पूरा क्या, नेगेटिव भैया, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो डेल्टा जी हमेशा क्या आएगा भैया, नेगेटिव ऑलवेज, चाहे कोई भी टेम्परेचर हो, स्पॉन्टेनियस मतलब एट एनी टेम्परेचर। समझ में आया भैया कि टेम्परेचर चाहे 0 डिग्री हो चाहे 500 डिग्री हो, ये रिएक्शन हमेशा क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। बस कंडीशन क्या है कि सॉरी एंथैल्पी चेंज क्या होना चाहिए उसका, नेगेटिव, मतलब रिएक्शन कौन सी होनी चाहिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, और एंट्रोपी का मान क्या हो, बढ़े, मतलब अव्यवस्था बढ़ती जाए, तो रिएक्शन हमेशा कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस। तो रिएक्शन कौन सी होगी भैया, स्पॉन्टेनियस, कि किसी भी तापमान पर ये हमेशा क्या होगी, स्वतः प्रवर्तित। दूसरी कंडीशन की बात करें, वही नेगेटिव, यहां मैं क्या कह दूं, नेगेटिव, तो देखना भैया दो कंडीशन आती है। दो कंडीशन कौन सी, कि अगर ये वैल्यू नेगेटिव, और भैया मैं क्या कह रहा हूं, डेल्टा एस भी अपने पास क्या है, नेगेटिव, तो भैया नेगेटिव नेगेटिव क्या होगी, पॉजिटिव, तो ये वैल्यू तो नेगेटिव और ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव, तो भैया डेल्टा जी नेगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है। नेगेटिव कब आएगा, जब ये वैल्यू ज्यादा आएगी, मतलब ये कम, पॉजिटिव वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, और कम कब होगी भैया, कि जब टेम्परेचर कम हो, मतलब स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर, और नॉन स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर, दोनों कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि भैया एक्सो की जगह क्या हो जाए रिएक्शन अपनी, एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक की जगह रिएक्शन कौन सी हो, एंडोथर्मिक, तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी भैया, पॉजिटिव, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव, और ये वैल्यू मैं क्या कह दूं कि मान लीजिए आप नेगेटिव है, एंट्रोपी के मान में क्या हो रही है, कमी हो रही है, ये पॉजिटिव, ये पूरी वैल्यू कैसी, पॉजिटिव, डेल्टा एस क्या, नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव, दो पॉजिटिव वैल्यू हमेशा क्या आएगी भैया, पॉजिटिव, इसका मतलब ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस, ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस, ये हमेशा क्या होती है, अस्वतः प्रवर्तित, हमेशा क्या होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस, चाहे टेम्परेचर 0 डिग्री हो चाहे 500 डिग्री हो, कुछ भी टेम्परेचर हो, ये हमेशा क्या होगी भैया, नॉन स्पॉन्टेनियस वैल्यू होगी। इसके बाद में अपन बात करें कि अगर वैल्यू कैसी हो आपकी, एंथैल्पी चेंज क्या हो, पॉजिटिव, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, उसके लिए मैं क्या कहूं कि एंट्रोपी कैसी है, पॉजिटिव, तो फिर वही दो ही कंडीशन, मैंने क्या कहा कि ये वैल्यू कैसी, पॉजिटिव, हाँ भाई, और ये पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या वैल्यू है अभी, नेगेटिव, मतलब कि अगर ये वैल्यू ज्यादा हो, ये वैल्यू क्या हो, ज्यादा, तो स्पॉन्टेनियस, और ये वैल्यू जब ज्यादा कब होगी भैया, ये वैल्यू ज्यादा कब होगी, एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर स्पॉन्टेनियस, मतलब कि टेम्परेचर का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, तब जाके ये स्पॉन्टेनियस होगी, और पॉजिटिव लो टेम्परेचर पे क्या होगी भैया, नॉन स्पॉन्टेनियस, लो टेम्परेचर पे क्या होगी भैया, नॉन स्पॉन्टेनियस। हाँ भाई ये चीज समझ में आई कि कब कौन स्पॉन्टेनियस होगा, कौन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, डेल्टा जी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, उतार लो भैया टेबल, उतार ली। देखो अब बात करते हैं,
देखो अब बात करिए अपन ने थर्मोडायनामिक पैरामीटर हो गए, अपन अब बात करते हैं कोई भी रिएक्शन की केमिकल काइनेटिक्स की। अपन किसकी बात करेंगे भैया? केमिकल काइनेटिक्स की। जैसा कि आपको पता है कि अपनी मान लीजिए ये रिएक्शन A प्लस बी कन्वर्ट किस में होती है? कोई प्रोडक्ट है, तो अपन ने पहले भी बात कर चुके हैं भैया, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या थी कि आरडीएस पद में भाग लेने वाले, आरडीएस पद में भाग लेने वाले अणुओं की सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है। ये चीज अपन जानते भी है, आरडीएस स्टेप अपने को पता है, इसकी मैकेनिज्म जब अपन लिखते हैं, मान लीजिए आरडीएस स्टेप में दोनों ये प्राइमरी रिएक्शन है, एक ही पद में संपन्न हो रही है। जैसे अपन पढ़ के है ना भी SN2 रिएक्शन में दो ही तो अणु होते हैं और दोनों एक ही पद में संपन्न होती है, इसलिए अपन क्या कह देते हैं उसको। अब अपन इसमें एक चीज पढ़ेंगे, वो है अपनी संगत सिद्धांत। वो अपन क्या पढ़ेंगे इसमें? कोलिजन थ्योरी। हाँ भैया देखो, अब अपन बात करते हैं इसमें संगत सिद्धांत या कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी क्या कहती है? सबसे पहले बात करेंगे कि कोलिजन थ्योरी में का मतलब क्या है। कोलिजन थ्योरी कहती है कि भैया मानते हैं वो क्या, उन्होंने क्या कहा कि जब अणुओं के मध्य टक्कर होती है, क्या दो अणुओं के मध्य टक्कर होती है, वो किस में परिवर्तित हो जाते हैं? उत्पाद में परिवर्तित, सीधे परिवर्तित नहीं होते भैया। उन्होंने ये कहा कि पहले A है और B है, इन दोनों में जब टक्कर होती है तो ये क्या बनाते हैं भैया? एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और फिर किस में कन्वर्ट होते हैं? ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। फिर किस में परिवर्तित होते हैं? उत्पाद में। ये अपन काइनेटिक्स पढ़ेंगे तब देखेंगे। मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने इसमें दो बात कही थी, क्या कि टक्कर हो, मानते हैं कि क्या टक्कर हो, ये दो अणु हैं, एक और एक अणु, इन दोनों में मान लीजिए टक्कर हुई और ये किस में परिवर्तित हो गए? कोई अणु में परिवर्तित हो गए। किस में परिवर्तित हो गए भैया? अणु में परिवर्तित हो गए। तो इनके लिए इसकी क्या बात कही थी? दो बात कही थी। पहली बात क्या थी कि भैया एनर्जी फैक्टर। पहली बात इन्होंने क्या कही? एनर्जी फैक्टर। एनर्जी फैक्टर की जब बात करेंगे तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भैया ये जो दोनों अणु टक्कर कर रहे हैं, ये जो दोनों अणु क्या कर रहे हैं? टक्कर कर रहे हैं। इन दोनों की अणुओं की ऊर्जा क्या होनी चाहिए? पर्याप्त होनी चाहिए। इन दोनों की ऊर्जा क्या होनी चाहिए? सफिशिएंट होनी चाहिए कि ये इनमें टक्कर हो और ये क्या जो आपका संकुल है उसका निर्माण कर सके। ये जो आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, सक्रिय संकुल है, उसका निर्माण कर सके। और दूसरी बात क्या थी इसमें? ओरिएंटेशन। क्या भैया? ओरिएंटेशन का मतलब कि भैया एक अणु इधर से आ रहा है, एक अणु इधर से आ रहा है, मान लीजिए दोनों के पास एनर्जी भी क्या है? सफिशिएंट है, लेकिन जब इनकी टक्कर होती है तो भैया ऐसे टक्कर होती है, मतलब कि एक ऊपर से निकल गया, एक नीचे से निकल गया। मान लीजिए थोड़ा बहुत ये टच हुए, थोड़ा बहुत ही क्या हुए? टच हुए। इनका ओरिएंटेशन सही नहीं था। इनका क्या नहीं था भैया? ओरिएंटेशन सही नहीं था। इनके पास ऊर्जा तो पर्याप्त थी, लेकिन इनका ओरिएंटेशन जो इनका विन्यास है वो सही नहीं था, इसलिए ये भी क्या नहीं होते? उत्पाद में परिवर्तित नहीं होते। इसलिए अपने को क्या चीज ध्यान रखनी है? एक तो उनके पास पर्याप्त ऊर्जा होनी चाहिए अणुओं के पास में, और उनका विन्यास भी क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। अब इसमें एक बात और कही गई थी कि भैया फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। हाँ भैया, अपन बात करते हैं कि भैया जो अभिक्रिया का वेग है, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग है, वो किसके समानुपाती होता है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब संघट आवृत्ति। अभी अब बात करते हैं पर संघट आवर्ती की। कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? संघट आवर्ती का मतलब कि इकाई समय में होने वाली वे टकरें जो क्या अभिक्रिया को, अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तित करती है, क्या कहलाती है?
संगत आवर्ती कहलाती है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ओके भाई, इकाई समय में होनी चाहिए। अब जैसे 5 मिनट में, एक बात करें कि 1 सेकंड में एक रिएक्शन में तो 5 टक्कर हो रही है, ठीक है, इफेक्टिव कोलिजन होती है। लेकिन भैया ये ध्यान रखना कि टक्करें तो बहुत होती है, लेकिन उनमें से वो टक्करें जो क्या सक्रिय संकुल का निर्माण कर सके या उत्पाद में परिवर्तित कर सके। टक्कर भी कैसी होनी चाहिए भैया, प्रभावी टक्कर होनी चाहिए। इफेक्टिव, और एक ऐसी है कि 1 सेकंड में उसमें 10 इफेक्टिव टक्कर होती है। मान ली प्रभावी टक्कर कितनी होती है उसमें, 10। तो अपन सब पता है कि यहाँ तो 5 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है, यहाँ 10 कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये रिएक्शन तेज चल रही है और ये क्या चल रही है, धीरे चल रही है। ऐसी चीजों को अपन किस में पढ़ते हैं भैया, अपनी जो काइनेटिक्स है, रिएक्शन की काइनेटिक्स में अपन इन चीजों की क्या करते हैं भैया, स्टडी करते हैं।